कल्पना कीजिए दोस्तों, रात के 2 बज रहे हैं। हम सब एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक कुछ शोर शराबा होने लगता है। हाँ, अचानक घर के ठीक बाहर चौराहे पर कोई व्यक्ति बड़े से लाउडस्पीकर पर जोर जोर से भाषण देने लगता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत परेशान करने वाला होगा। बिल्कुल। और हम तंग आकर पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस से कहता है कि देखिए, संविधान ने मुझे बोलने की पूरी आजादी दी है, यह मेरा मूल अधिकार है। अच्छा, तो वो अपने अधिकारों का हवाला दे रहा है। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस उसे रोक सकती है या संविधान सच में उसे रात के 2 बजे हमारी नींद खराब करने का हक देता है? वगले एकेडमी के आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का, है ना? आज हम गहराई से समझेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 को, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हमारे मूल अधिकारों को। खासतौर पर वो दोस्त जो यूपीएससी, यूपीएसआई, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उनके लिए आज हम टॉपर स्टाइल के उन हस्तलिखित नोट्स को डिकोड करेंगे, जिन्हें रटकर नहीं बल्कि समझकर परीक्षा पास की जाती है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। और इसे डिकोड करने की सबसे पहले सीढ़ी ये समझना है कि अधिकार आए कहाँ से, मतलब इनका इतिहास क्या है। हाँ। अक्सर हमें लगता है कि संविधान निर्माताओं ने एक दिन बस ऐसे ही बैठकर तय किया कि चलो नागरिकों को कुछ अधिकार दे देते हैं। पर ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। वास्तव में ये सदियों के खूनी संघर्ष का नतीजा है। अगर हम 1215 के इंग्लैंड में जाएं, 1215 मतलब बहुत पुरानी बात है। हाँ, बहुत पुरानी। तो वहां की राजा जॉन की सत्ता इतनी निरंकुश थी कि आम जनता एकदम त्रस्त आ चुकी थी। तब वहां मैग्ना कार्टा नाम का एक दस्तावेज लाया गया। अच्छा, जिसे अधिकारों का जनक कहा जाता है। सही कहा। उसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई। अधिकारों का असल जन्म वहीं से होता है। मतलब सत्ता को ये बताना कि आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं। एग्जैक्टली। और यही चीज फ्रांस की क्रांति में बहुत उग्र रूप में दिखी थी ना, जहां 1789 में अधिकारों के हनन पर लोगों ने सीधे राजा लुई 14वें को ही फांसी पे चढ़ा दिया था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। लेकिन एक व्यवस्थित और आधुनिक लोकतांत्रिक मॉडल तो अमेरिका से आया। जब 1791 में उन्होंने अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत में अधिकारों की ये मांग केवल अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं थी। अच्छा, तो फिर किस लिए थी? ये मुख्य रूप से ये तय करने के लिए थी कि हमारा आजाद भारत कैसा होगा। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल से लेकर 1931 के ऐतिहासिक कराची अधिवेशन तक। हाँ, कराची अधिवेशन तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल, ये विचार वहां परिपक्व होता रहा। कराची अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पहली बार एक प्रस्ताव पारित करके ये स्पष्ट किया गया कि स्वतंत्र भारत में आम नागरिक के पास क्या बुनियादी हक होंगे। और अंततः 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे संविधान का एक ठोस हिस्सा बना दिया। एकदम सही। तो अब हमारे पास ये नैसर्गिक या नेचुरल अधिकार आ गए। लेकिन मेरा मतलब है, ये अधिकार हमें किससे बचाने के लिए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर अनुच्छेद 12 की भूमिका आती है ना। ये अनुच्छेद असल में हमें ये बताता है कि हम किस पर मुकदमा कर सकते हैं। हाँ, ये राज्य या जिसे हम अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं, उसकी परिभाषा तय करता है। मतलब इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, पंचायतें और यहाँ तक कि रेलवे और सरकारी बैंक भी शामिल हैं। सब कुछ जो सरकार के सीधे नियंत्रण में है। लेकिन देखिए, मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। मान लीजिए भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था बीसीसीआई ने किसी खिलाड़ी पर बहुत ही अनुचित प्रतिबंध लगा दिया। क्या वो खिलाड़ी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कह सकता है कि बीसीसीआई ने उसके मूल अधिकारों का हनन किया है? मेरा मतलब है, क्या बीसीसीआई राज्य है? अदालत के नजरिए से देखें तो इसका जवाब है नहीं। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि न्यायपालिका किसी संस्था को राज्य तब मानती है जब उस पर सरकार का गहरा वित्तीय या प्रशासनिक नियंत्रण हो, या फिर वो कोई ऐसा सार्वजनिक कार्य कर रही हो जो संप्रभु प्रकृति का हो, मतलब सॉवरेन नेचर का हो। अच्छा। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन तकनीकी रूप से वो एक निजी सोसाइटी है जो अपना खर्च खुद उठाती है। मतलब वो सरकार के पैसों पर नहीं चलती। बिल्कुल। इसी तरह एनसीईआरटी भी राज्य की परिभाषा में नहीं आती। आप सामान्य कानून के तहत इन पर मुकदमा जरूर कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकारों के हनन का सीधा दावा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो अक्सर कंफ्यूज करता है। अब मान लीजिए कि उसी राज्य ने एक ऐसा कानून बना दिया जो हमारे अधिकारों को कुचल रहा है, तब क्या होगा? तो वहां हमारे बचाव के लिए अनुच्छेद 13 आता है। हाँ, जो एक सुरक्षा ढाल बन के सामने आता है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों से टकराता है वो शून्य यानी वॉइड हो जाएगा। और इसी से अदालतों को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है। लेकिन मुझे इसमें एक तकनीकी उलझन लगती है। क्या पूरा का पूरा कानून ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है? नहीं, पूरा कानून नहीं। यहीं पर न्यायपालिका ग्रहण का सिद्धांत इस्तेमाल करती है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं। हाँ, इसे एक सूर्य ग्रहण की तरह समझिए। मान लीजिए कोई पुराना कानून है जिसका केवल एक पैराग्राफ आपके नए मूल अधिकार से टकराता है। तो अदालत उस पूरे कानून को नष्ट नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ उस टकराने वाले पैराग्राफ पर मूल अधिकार की परछाई या यूं कहें कि ग्रहण लग जाएगा। वो हिस्सा सुप्त अवस्था में चला जाएगा। लेकिन संसद आसानी से इस बात को मानने वाली कहाँ थी? इसी अनुच्छेद 13 को लेकर तो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच सालों तक महासंग्राम चला है। बिल्कुल, वो एक वैचारिक युद्ध था। 1951 के शंकरी प्रसाद केस और 65 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार बदल सकती है। मतलब संसद ज्यादा ताकतवर है। हाँ, लेकिन फिर आया 1967 का मशहूर गोलकनाथ केस। इसमें तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने बहुत बड़ा फैसला दिया था ना? जी हाँ, उन्होंने एक बहुत साहसिक फैसला देते हुए कह दिया कि संसद मूल अधिकारों को छू भी नहीं सकती। इस एक फैसले ने संसद की सर्वोच्चता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। चलिए, राज्य क्या है और हमारी ढाल क्या है, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। बिल्कुल। अब देखते हैं कि ये राज्य हमें सबसे पहले कौन सी बुनियादी चीज देता है? समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि का शासन। हाँ, और इसमें दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली तो ब्रिटेन से ली गई कानून के समक्ष समानता है, जो कहती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सही। और दूसरी है अमेरिका से ली गई कानून का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। यहाँ पर बात बहुत रोचक हो जाती है। मैं एक सख्त सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। अगर अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, तो फिर संविधान खुद ही 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान और 15(4) में SC/ST वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों करता है? क्या ये अपने आप में समानता के नियम का उल्लंघन नहीं है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर छात्र इसमें उलझते हैं। देखिए, इसका जवाब समानता और समता यानी इक्वलिटी और इक्विटी के फर्क में छिपा है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मान लीजिए एक 4 फुट की दीवार के पीछे क्रिकेट का मैच चल रहा है। ठीक है। अब एक व्यक्ति 6 फुट का है और दूसरा 3 फुट का बच्चा है। समानता का मतलब है दोनों को दीवार के पीछे एक ही जमीन पर खड़ा करना। पर ऐसे तो वो बच्चा मैच देख ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन समता का मतलब है उस बच्चे को एक स्टूल देना ताकि वो भी मैच देख सके। आरक्षण और विशेष प्रावधान वही स्टूल है। वाह, ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है। समाज के जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ये सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये एनालिजी इसे एकदम साफ कर देती है। और यही तर्क अनुच्छेद 16 पर भी लागू होता है, जो सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता की बात करता है। बिल्कुल। इसी के तहत मंडल आयोग की सिफारिशों से OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% आरक्षण मिला। और अभी हाल ही में 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, हाँ, EWS वाला। हाँ, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया, वो भी इसी ढांचे का विस्तार है। समानता के इस अधिकार में अनुच्छेद 17 और 18 भी बेहद अहम है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। ये तो बहुत जरूरी था हमारे समाज के लिए। बहुत ज्यादा। 1993 के जय सिंह बनाम भारत सरकार केस में इसे स्पष्ट किया गया था कि यह एक निरपेक्ष या एब्सोल्यूट अधिकार है। इसमें कोई अगर मगर नहीं चलता। छुआछूत किसी भी रूप में अपराध है। और अनुच्छेद 18? वो उपाधियों का अंत करता है। राज्य, सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई और उपाधि नहीं देगा, ताकि समाज में किसी महाराजा या राय बहादुर जैसी कृत्रिम श्रेष्ठता का भ्रम न फैले। बिल्कुल सही। तो चलिए, राज्य ने हमें बराबरी तो दे दी,
लेकिन बिना आवाज के बराबरी किस राम की। सही बात है। इसलिए आता है हमारा अगला अधिकार, आजादी, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आजादी देता है। जैसे कि बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आबाद रूप से घूमने की आजादी, कहीं भी बसने की आजादी और कोई भी व्यापार करने की आजादी। और हाँ, जो सूचना का अधिकार है यानी आरटीआई, वो भी इसी बोलने की आजादी का हिस्सा है। अब यहाँ वापस उस सवाल पर आते हैं जो मैंने शुरुआत में पूछा था। अगर मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है तो क्या मैं रात के 2 बजे चौराहे पर लाउडस्पीकर बजा सकता हूँ? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आजादी कभी भी असीमित या एब्सोल्यूट नहीं होती। आपकी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरे शांति से सोने के अधिकार की सीमा शुरू होती है। अच्छा, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, इसीलिए संविधान ने हर आजादी के साथ युक्तियुक्त निर्बंधन, जिसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, उसका ब्रेकर लगाया है। देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर सरकार आपकी आजादी पर ब्रेक लगा सकती है। मतलब आजादी के साथ जिम्मेदारी भी है, और अगर इस दौरान हमसे कोई अपराध हो जाए, हम पर आरोप लगे, तो अनुच्छेद 20 हमें बचाता है। हाँ, और ये 3 बड़ी बातें कहता है। पहली तो ये कि जो काम करते समय अपराध नहीं था, उसके लिए बाद में कोई नया कानून बनाकर हमें सजा नहीं दी जा सकती। सही। दूसरा, एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी, जिसे डबल जपाड़ी कहते हैं। और तीसरा, पुलिस आपको खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21, जो पूरे संविधान की सबसे धड़कती हुई नस है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसका मतलब सिर्फ एक जानवर की तरह सांस लेना नहीं है, बल्कि इंसानी गरिमा के साथ जीना है। और इसी में निजता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है ना? बिल्कुल। इसका दायरा इतना बड़ा है कि आईपीसी 377 यानी समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना हो, या फिर अरुणा शानबाग मामले के बाद भारत में कुछ सख्त शर्तों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मान्यता देना हो, पैसिव यूथनेशिया। हाँ, वो सब अनुच्छेद 21 की ही देन है। जब जीने का मतलब गरिमा है, तो अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में गरिमापूर्ण मृत्यु को भी इसी अधिकार के चश्मे से देखा गया। और गरिमा से जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए 2002 में 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर, जो गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो कारण बताना होगा, उसे अपना वकील बुलाने का हक होगा और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन हाँ, मैं वही बोलने वाला था। इसी अनुच्छेद में एक बहुत ही खौफनाक प्रावधान भी छिपा है, निवारक निरोध। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब है कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन राज्य को शक है कि आप भविष्य में कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। यार, ये तो हॉलीवुड की उस साइंस फिक्शन फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट जैसा है। हाँ, कुछ वैसा ही, जहां भविष्य में होने वाले अपराध के लिए आज ही सजा दे दी जाती है। ये एक लोकतंत्र में कितनी भयानक शक्ति है। इतिहास में 1971 का मीसा एक्ट हो या 80s का रासुका, इनका कई बार राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए दुरुपयोग हुआ है। बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए किसी को महीनों तक जेल में रखना, अदालतें इस पर कैसे नियंत्रण रखती हैं? देखिए, अदालतें इस पर बहुत सख्त नजर रखती हैं। निवारक निरोध के तहत किसी को बिना समीक्षा के अधिकतम 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद एक सलाहकार बोर्ड को ये तय करना होता है कि हिरासत को आगे बढ़ाना जरूरी है या नहीं। ये राज्य की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच का सबसे तनावपूर्ण क्षेत्र है। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज़ादी और बराबरी तो मिल गई, लेकिन तब क्या जब समाज का कोई ताकतवर वर्ग इस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठाकर कमजोरों का शोषण करे, या कोई राज्य आपके धार्मिक विश्वास को दबाने की कोशिश करे? एग्जैक्टली। यहीं आते हैं अनुच्छेद 23 से 28। अनुच्छेद 23 साफ तौर पर मानव तस्करी, बेगार यानी बिना पैसे दिए जबरन काम कराना और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भारी कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में धकेलने से रोकता है। ये दोनों अनुच्छेद बताते हैं कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि समाज के भीतर की कुप्रथाओं से भी चाहिए थी। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है धर्म की आज़ादी का मुद्दा।
अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। मतलब आप अपने भगवान को जैसे चाहे वैसे मान सकते हैं। हाँ, और सिख समुदाय के लोगों को जो कृपाण धारण करने की अनुमति है वो इसी व्यक्तिगत आस्था के अधिकार के तहत है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर मैं इसे एक एनोलॉजी से समझाऊं, हाँ बताइए। तो अनुच्छेद 25 और 26 में एक बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। मान लीजिए हम अपने घर में बैठकर अपने तरीके से पूजा या नमाज पढ़ रहे हैं, कोई विशेष धार्मिक लॉकेट पहन रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, ये अनुच्छेद 25 है। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने समुदाय के साथ मिलकर एक बड़ा मंदिर या मस्जिद, ट्रस्ट बनाते हैं, उसका पैसा मैनेज करते हैं, कोई अस्पताल या धार्मिक स्कूल चलाते हैं, तो वो एक संस्थागत या इंस्टीट्यूशनल अधिकार हो जाता है। और ये सामूहिक अधिकार अनुच्छेद 26 से मिलता है। एकदम से। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने व्यक्तिगत आस्था और संस्थागत प्रबंधन को अलग रखा। और अनुच्छेद 27 भी तो है। हाँ, वो कहता है कि राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे टैक्स नहीं वसूल सकता, और धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य के पैसे से चलने वाले किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ताकि बच्चों के कोमल मन पर राज्य द्वारा कोई एक धर्म न थोपा जाए। बिल्कुल। ये बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। अब हम पहुंचते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। सरकार की नई मंजिल योजना जैसी पहले इन्हीं समुदायों को शिक्षा और कौशल से जोड़ने के लिए है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, जो संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे 1978 में 44वें संशोधन के जरिए यहां से हटाकर अनुच्छेद 300A में एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है। हाँ, ये परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अब हम बात करेंगे उस ब्रह्मास्त्र की, जिसके बिना ये सारे अधिकार महज कागज के खूबसूरत टुकड़े हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अधिकार होना एक बात है, लेकिन अगर कोई उन अधिकारों को छीन ले तो ये अनुच्छेद आपको सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो अदालत 5 तरह की रिट जारी करती है। ये न्यायपालिका के अचूक तीर हैं। कौन कौन से? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। दूसरी है परमादेश या मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम करने से मना कर दे तो कोर्ट उसे आदेश देता है। तीसरी है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, जब सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। चौथी है उत्प्रेषण या सर्टियोरारी, जिसमें निचली अदालत से मामला ऊपर मंगाया जाता है। और पांचवी है अधिकार पृच्छा या को वारंटो, यानी आपका क्या अधिकार है। ये तब पूछी जाती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सरकारी कुर्सी पर बैठ जाए। इन लैटिन शब्दों को थोड़ा जमीन पर लाते हैं। मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को चुपचाप उठा लिया है और परिवार को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। तब अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस जारी करती है। इसका सीधा सा मतलब है, अदालत पुलिस की कॉलर पकड़कर कहती है कि उस इंसान को जिंदा और सशरीर हमारे सामने लाओ, फिर हम तय करेंगे कि गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी। 1974 के कालू सन्याल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हमेशा व्यक्ति को अदालत में शारीरिक रूप से लाना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कागजों से साबित हो जाए कि हिरासत अवैध है तो कोर्ट सीधे उसे रिहा करने का आदेश दे सकती है। इस रिट की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी हो सकती है। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति भी किसी को बंधक बना ले तो भी हेबियस कॉर्पस पूरी ताकत से लागू होगी। बिल्कुल लागू होगी। एक आम नागरिक के पास कितनी असीम शक्ति है। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां एक बहुत गहरा द्वंद्व है। कैसा द्वंद्व? हमने देखा कि ये अधिकार कितने शक्तिशाली हैं, पर क्या देश की सुरक्षा, सेना का अनुशासन इन अधिकारों से भी ऊपर है? अनुच्छेद 33 कहता है कि सेना, पुलिस या खुफिया विभाग में काम करने वाले लोगों के मूल अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है, क्योंकि वहां अनुशासन सबसे ऊपर है। सही बात है। लेकिन अनुच्छेद 34 बात करता है मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन की। अगर देश के किसी हिस्से में सैन्य शासन लागू हो जाए तो वहां मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मुझे तुरंत इरोम चानू शर्मिला का वो लंबा संघर्ष याद आ रहा है। उन्होंने मणिपुर में आफ्सपा के खिलाफ 16 साल तक भूख हड़ताल की थी।
जब राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी पूरे क्षेत्र के नागरिकों के मूल अधिकारों को एक झटके में निलंबित कर देता है, तो वो आम नागरिक अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाए? क्या ये लोकतंत्र की हार नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, एक तरफ राज्य की संप्रभुता और अखंडता है और दूसरी तरफ नागरिक की स्वतंत्रता। दोनों में बैलेंस बनाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। संविधान निर्माताओं ने बड़ी कड़वी सच्चाई को स्वीकारा कि अगर देश ही नहीं बचेगा, अगर राष्ट्र की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी, तो फिर अधिकारों का उपभोग कौन करेगा? इसीलिए अनुच्छेद 34 का ये कड़ा प्रावधान रखा गया। लेकिन इसके दुरुपयोग का डर भी तो रहता है। और इसीलिए न्यायपालिका लगातार ये सुनिश्चित करने की जद्दोजहद करती है कि आफ्स्पा जैसी शक्तियों का कोई अंधाधुंध या मनमाना इस्तेमाल ना हो। ये आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे नाजुक और बहस का मुद्दा है। और अधिकारों में एक रूपता बनी रहे, इसलिए अनुच्छेद 35 के तहत मूल अधिकारों से जुड़े कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है, राज्य विधानसभाओं को नहीं। बिल्कुल। एक और बहुत जरूरी फैक्ट जो परीक्षाओं में अक्सर बाउंसर की तरह आता है, क्या ये सभी अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है। वे हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। और बाकी अधिकार जैसे जीने का अधिकार यानी 21 या समानता का अधिकार 14, वो विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। अच्छा, और चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी लेकिन बहुत ही रोचक न्यायिक सिद्धांत का जिक्र करना चाहूंगा, विश्वेश्वर नाथ बनाम भारत संघ केस का फैसला। हाँ, ये बहुत ही अहम केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी गहरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक स्वेच्छा से या वॉलंटरी तरीके से अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मेरे अधिकारों की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे मेरे साथ करें। मतलब ये अधिकार ऐसे चिपक गए हैं कि आप चाह कर भी इन्हें खुद से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने देखा कि संविधान का भाग 3 कोई आम कानूनी किताबों का पन्ना नहीं है। यह वास्तव में हमारे रोजमर्रा के जीवन का सबसे शक्तिशाली टूल किट है। अधिकारों के जन्म से लेकर न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों तक का ये सफर हमें बताता है कि हम कितने सुरक्षित हैं। जो दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि टॉपर स्टाइल तैयारी का मतलब सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इस पूरे विज्ञान और दर्शन को समझना है। एकदम सही बात है। जाते जाते आज की इस चर्चा से उपजा एक विचार मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूँ। अभी अभी हमने विश्वेश्वरनाथ केस के बारे में जाना कि हम स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार नहीं त्याग सकते। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये अधिकार पूरी तरह हमारे हैं, तो हमें इन्हें छोड़ने का हक क्यों नहीं है? क्या संविधान निर्माताओं को यह डर था कि कोई ताकतवर सत्ता किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति से दबाव में उसके अधिकार न छिनवा ले? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या संविधान वास्तव में हमें खुद हमारी ही गलतियों, हमारी ही नासमझी से बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या लोकतंत्र में नागरिक होना एक अधिकार है या एक ऐसी मजबूरी जिसे हम चाहकर भी छोड़ नहीं सकते? इस गहरे सवाल पर विचार कीजिएगा। आप सभी को आपके अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़े रहिए वगले एकेडमी के साथ। जल्दी मिलते एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।